बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने आंसर को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप चाहे बीए एमए में हो, इग्नू डीयू या भारत के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काम की है। आज की वीडियो में सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें आप एजुकेशन के हर लेवल पर आंसर फॉर्मेटिंग के महत्व को जानेंगे। फिर हम बात करेंगे कि किन किताबों से आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपके आंसर की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपके आंसर की फॉर्मेटिंग या स्ट्रक्चर क्या हो। साथ ही साथ इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन के आंसर के एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि जिस आंसर फॉर्मेटिंग की हम बात कर रहे हैं वह अप्लाई कैसे होता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, सबसे पहले हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आंसर लिखने का तरीका या आंसर फॉर्मेटिंग के फायदे क्या हैं एवं आपको बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी के लिए कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है। बच्चों, आंसर फॉर्मेटिंग की मेरी कहानी स्पेशली 2011 से शुरू होती है, जब एसओएल डीयू की बीए प्रोग्राम की संडे की क्लासेस लेने मैं देशबंधु कॉलेज जाया करता था। इस समय हमारे एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर प्रमोद सर ने आंसर कैसे लिखना है इसके बारे में बारीकी से हमें समझाया। वैसे मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से ही अपने आंसर को वेल डिफाइंड फॉर्मेट में ही लिखता था, लेकिन कभी कभी वह सिस्टमैटिक नहीं हो पाता था। प्रमोद सर ने बताया कि आंसर में भूमिका, मुख्य अंश या आधार और निष्कर्ष का सिस्टमैटिक और एक खास अनुपात में होना जरूरी है। इसी फॉर्मेट को अपनाकर एसओएल से बीए में ज़्यादा नहीं पर ठीक ठाक मार्क्स से मैं पास हुआ। डीयू से अपनी एमए रेगुलर के दौरान और एमफिल में भी मैंने यही फॉर्मेट फॉलो किया था। इस फॉर्मेट को मैंने इग्नू से कुछ दूसरे कोर्स भी किए थे, उनमें भी अप्लाई किया। यहाँ मुझे इस फॉर्मेट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला। इसका एक बहुत बड़ा कारण था, जब मैंने दोनों यूनिवर्सिटी के अपने एक्सपीरियंस को कंपेयर किया तो मैंने पाया कि मुझे इग्नू में ज़्यादा मार्क्स इसीलिए मिले क्योंकि आंसर फॉर्मेट के साथ आंसर मैंने यहाँ पर अपने शब्दों में अपनी सोच और समझ के आधार पर लिखे थे। वहीं डीयू के तमाम एग्जाम में मैंने आंसर फॉर्मेट तो सही अपनाया था, लेकिन आंसर लिखने के लिए मैंने किताबी भाषा और किताबी ज्ञान को रटकर हूबहू लिखने की कोशिश की थी। मेरे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वह मुझे आते थे और मेरा आंसर फॉर्मेट भी ठीक रहता था, लेकिन मेरा आंसर किताब की कॉपी पेस्ट लगता था। खैर, इग्नू से मैंने इस आंसर फॉर्मेट को सक्सेसफुली अप्लाई करना सीखा। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरे एसओएल डीयू के कुछ दोस्त बीए के बाद से ही पिछले 5-6 सालों से मुखर्जी नगर में रहकर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आंसर राइटिंग के लिए भी कोचिंग ली थी। अक्सर जब हम नॉर्थ कैंपस डीयू में मिलते थे तो मैं उनसे पूछता था कि आपको आंसर लिखने की कौन सी फॉर्मेट सिखाई गई है। मेरा यकीन मानिए, सोशल साइंसेस के सभी सब्जेक्ट्स के मेंस की आंसर फॉर्मेटिंग वही थी जो मैं बीए से फॉलो करता आ रहा था, जिस पर हम आगे डिटेल से बात करेंगे और इसे एक एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों देखिए, इस छोटी सी कहानी में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप एकेडमिक में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं,
अगर आपने आंसर लिखने का सही तरीका सीख लिया तो यकीन मानिए आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आंसर फॉर्मेटिंग से पहले कि आप आंसर लिखने के लिए अच्छी क्वालिटी की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली किन किन किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, चाहे आप बीए में हो या एमए में, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक, आर्टिकल्स, बुक्स स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डीयू, इग्नू, एमडीयू, ई पाठशाला और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। पूरे भारत में लगभग ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में काफ़ी समानताएं हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सिलेबस टॉपिक के अकॉर्डिंग किसी भी दो सोर्स का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपकी कमांड बढ़ेगी और दूसरा फैक्ट्स की भी क्रॉस चेकिंग हो जाएगी कि कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है। बच्चों, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ऑफिशियल स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से हमने पॉजिटिवर्सिटी की वेबसाइट भी बनाई है, जहां से आप इन अलग अलग ऑफिशियल सोर्सेज की वेबसाइट पर पहुंचकर अपने सिलेबस टॉपिक के अकॉर्डिंग बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात आप सभी के लिए कि आने वाले दिनों में हम भी आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे हमारे देश के हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। अभी तक हमने पॉजिटिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म को यहाँ तक खड़ा करने के लिए अपनी सभी सेविंग्स और रिसोर्स लगा दिया है, जिस कारण काम थोड़ा सा स्लो हुआ है। बट मेरा आप सभी से प्रॉमिस है कि आने वाले दिनों में हमारे देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हम जी जान से काम करेंगे। बच्चों, अब बात करते हैं कि आंसर की लैंग्वेज पर, कि आपके आंसर की भाषा कैसी होनी चाहिए। देखिए, आपने चाहे कितनी ही अच्छी किताबें क्यों ना पढ़ ली हो, अगर आपके आंसर की लैंग्वेज किताबी है तो आपको उतने नंबर नहीं मिलेंगे जितने आपने सोच रखे हैं। आपको आंसर अपनी भाषा में अपनी समझ के आधार पर लिखना चाहिए। मैंने आपको अपनी छोटी सी कहानी इसीलिए बताई थी कि आप इन चीज़ों को बारीकी से समझ सकें। देखिए, एसओएल और एमए रेगुलर में मैंने बुक्स अच्छी अच्छी पढ़ी, नोट्स अच्छे बनाए, एग्ज़ाम में आंसर भी फॉर्मेट में लिखता था, लेकिन मुझे उतने मार्क्स नहीं मिलते थे जितने मैंने सोचे थे, जितने का मैं अपने आप को हकदार मानता था। मेरे कई दोस्त कम पढ़ाई करके थोड़ी बहुत तैयारी से ही अच्छे मार्क्स ले आते थे। इस बात को मैंने एमए के बाद समझा और अपनी एमफिल और इग्नू से अपने दूसरे कोर्स करने के दौरान अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। मेरा यकीन मानिए, जहां पहले मेरी सेकंड डिवीजन आती थी, अब मेरी फर्स्ट डिवीजन आने लगी। इसका एक कारण मुझे और समझ में आया कि जो टीचर आपकी आंसर शीट चेक करते हैं, वे देखते हैं कि बच्चे ने टॉपिक को कितना समझा है, कितना जाना है। कई बार बच्चा बहुत होशियार होता है, पर जब वह किताबी भाषा लिखता है तो उसकी खुद की सोच, खुद के शब्द उसके लिखे आंसर में कहीं दिखाई नहीं देते। कई बार कुछ रट्टू तोते, एमए तक जैसा कि मैं था, हम वर्ड टू वर्ड जो भी हमने किताबी भाषा में नोट्स बनाए थे लिख तो देते थे। अब टीचर को लगता है कि हम जैसों की आंसर शीट पूरी की पूरी किताबी भाषा में ही लिखी गई है, तो हमने जरूर ही चीटिंग की होगी। तो इसीलिए अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं तो आंसर अपने खुद के शब्दों में, खुद की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश कीजिए। मेरा यकीन मानिए, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात पर आते हैं।
देखिए, आपने भले ही बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हों, हर टॉपिक पर आप खुद की समझ रखते हो, लेकिन अगर आपने एग्जाम में आंसर सही फॉर्मेट में नहीं लिखा, उसको सही से प्रेजेंट नहीं किया, तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने के आप हकदार हैं। बच्चों, सोशल साइंसेस के लगभग सभी सब्जेक्ट, चाहे वह हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो या एजुकेशन हो, इन सभी में पूछे जाने वाले लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की आंसर फॉर्मेटिंग लगभग सेम ही होती है। आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के अपने आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जो 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए। इसमें आपसे जो प्रश्न में पूछा जाए उसके बारे में आप शॉर्ट में लिखेंगे और आप अपने आंसर में किन किन पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में भी शॉर्ट में आप इंट्रोडक्शन में ही एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड स्टेप है मेन बॉडी, मुख्य अंश या मुख्य आधार। यह आपका 2 से 2.5 पेज का होना चाहिए। थर्ड स्टेप है कंक्लूजन, निष्कर्ष। यह आपका आधे से थोड़ा ज़्यादा या 1 पेज तक का होना चाहिए। इस तरीके से आपका एक लॉन्ग आंसर कम से कम 4 से 5 पेज का होना चाहिए। यहाँ आप एक बात नोट कर लेना कि 4 से 5 पेज बढ़ भी सकते हैं आपकी राइटिंग के अकॉर्डिंग। अपनी पिछली वीडियो असाइनमेंट कैसे बनाने हैं में मैंने आपको अपने एक स्टूडेंट की राइटिंग एग्जाम्पल में दिखाई थी। यहाँ मैं 4 से 5 पेज उसी हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। बाकी आप अपनी हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कितने पेज में आपका एक फुल लेंथ का आंसर हो सकता है। बच्चों, इग्नू, डीयू और भी कई यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ भी फॉर्मेट आपको वही अप्लाई करना है जिसकी हमने अभी बात की है। लॉन्ग क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन का रेशो अनुपात शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चन में आधा हो जाएगा। यानी आधे पेज के आसपास आपका इंट्रोडक्शन होगा, 1 से 1.5 पेज का आपका मेन बॉडी होगा और लगभग आधे पेज के आसपास आपका निष्कर्ष होगा। बच्चों, इस फॉर्मेट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक आंसर की फॉर्मेटिंग करके समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल के लिए हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको आप 12th क्लास में, बीए में और एमए में भी पढ़ते हैं। इन तीनों स्टेजों में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न आयाम और प्रभाव बताइए। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर की फॉर्मेटिंग कैसी हो सकती है। सबसे पहले आप इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप ग्लोबलाइजेशन का अर्थ, ग्लोबलाइजेशन का कारण, ग्लोबलाइजेशन की शॉर्ट हिस्ट्री लिखेंगे। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन के आखिरी पैरे में आप आयामों के बारे में भी शॉर्ट में लिखेंगे। इन बातों को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी वीडियो वैश्वीकरण क्या है, अर्थ और परिभाषा देख सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली ग्लोबलाइजेशन के इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें आप लिख सकते हैं उससे रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन में आप एक और बात ध्यान रखना कि इंट्रोडक्शन एक परिचय होता है। इसमें आपको कम से कम शब्दों में क्वेश्चन का आंसर डिफाइन करना होता है और डिटेल आपको मेन बॉडी में लिखनी होती है। इसीलिए आप ऐसे चार्ट, डायग्राम का यूज कर सकते हैं जो आपके पूरे आंसर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस डायग्राम को। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करते हैं कि आंसर की मेन बॉडी, मुख्य अंश या मुख्य आधार की। इस वाले सेक्शन में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको फोकस करते हुए डिटेल में आपको आंसर लिखना है। इसको भी आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के आयाम और प्रभाव को
4 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आर्थिक आयाम को बताया गया है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी आयाम के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। मेन बॉडी के इस एग्जाम्पल को और अच्छे से समझने के लिए आप वैश्वीकरण के आयाम और प्रभाव वाली हमारी वीडियो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी को अच्छे से समझने के लिए आपको इन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं आंसर फॉर्मेट के तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कंक्लूजन, निष्कर्ष पर। देखिए, निष्कर्ष आपके पूरे आंसर की समरी सार होगा। कोशिश कीजिए निष्कर्ष आपके अपनी समझ और भाषा में लिखने की। इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। तो बच्चों, ये थी कुछ टिप्स आंसर राइटिंग की। इसका फ़ायदा आपको इग्नू, डीयू और भारत के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी 100% मिलेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले को मैंने पिछले 12 सालों से परखा है। आई होप इन टिप्स को अपनाकर एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।